Hi friends, welcome to the संस्कृति IAS इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग सीसेट परीक्षा जो हुई है संडे को 5 तारीख को, उसके जो कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस हैं उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशंस, उसके मूल्यांकन के विषय में बात करेंगे। मेरा नाम विप्लव घोष है। अगर आप में से जो लोग संस्कृति IAS में मेरे स्टूडेंट रहे हैं सीसेट के, तो वो तो मुझे जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं मैं उन्हें ये बता दूं कि कॉम्प्रहेंशन की दुनिया में एक बहुत कॉमन परिभाषा है जिसे कहा जाता है रेड हेरिंग। अब इसी बात से हम लोग बात को शुरू करेंगे इस पेपर की मूल्यांकन करने के लिए। नाउ संडे को 5 तारीख को पूरे देश में हम लोगों ने सीसेट का परीक्षा दिया। सीसेट पेपर 2, सीसेट के पेपर 2 में जो हिंदी कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न हैं, उस हिंदी कॉम्प्रहेंशन के प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में मूल्यांकन करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस क्लास को कर रहे हैं मेरे साथ, तो कृपया आप सेट नंबर ए को लेकर बैठें। मेरे पास सेट ए है, आई हैव सेट ए विथ मी, सो आई विल बी डीलिंग विद दिस सेट। सो आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्लीज़ सेट नंबर ए को अपने पास रखें और सेट बी सी डी वाले उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करें कि कौन सा परिच्छेद पहले है, कौन सा परिच्छेद बाद में है। नाउ पिछले 5-6 वर्षों में यह देखा गया है कि परिच्छेदों की संख्या बढ़ गई थी। 2015 से अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं, इफ आई मे बी स्पेसिफिक, फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स द अमाउंट ऑफ पैसेजेस स्वेल्ड ड्रामेटिकली। परिच्छेदों की जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई। 2014 तक 9, 10, 11 परिच्छेदें हुआ करती थी। 2015 से नाटकीय ढंग से इनकी संख्याएं बढ़ी, यानी कॉम्प्रहेंशन की स्पीड, बोधगम्यता की स्पीड को वो लोग चेक कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम लोग परिच्छेद को पढ़ के उन क्वेश्चंस को समय सीमा के अंदर बना सकें। 120 मिनट का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, और इस 2 घंटे के परीक्षा में हमारे पास 80 प्रश्न हैं, और इन 80 प्रश्नों में मैथ्स है, रीजनिंग है और कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन का साइज छोटा होता है, हमसे बने या ना बने, वो कठिन हो या आसान हो। लेकिन परिच्छेद में सिचुएशन क्या बनती है कि अगर कोई बड़ा सा परिच्छेद हम लोग पढ़ लिए, समझ लिए, और किसी कारणवश उसका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो परिच्छेद पढ़ने और समझने का समय तो विलुप्त हो गया, यानी वो बड़ा डैमेजिंग एक्सरसाइज है ना। इसी विषय में मैं अपने कक्षाओं में भी, मैं जब सीसेट कॉम्प्रहेंशन की कक्षाएं करता हूं संस्कृति IAS में, तो मैं सबसे पहले कॉम्प्रहेंशन की क्लास में रेड हेरिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट को विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करता हूं। अब मुझे इसको समझाने में लगभग 3 या 4 कक्षा लग जाता है जब मैं भौतिक रूप से क्लास लेता हूं क्लास के अंदर। लेकिन अभी चूंकि ये क्लास पढ़ाई का क्लास नहीं है, कॉम्प्रहेंशन की पढ़ाई का क्लास नहीं है, हम लोगों को मूल्यांकन करना है सिर्फ संडे वाले पेपर के कॉम्प्रहेंशन का, तो मैं बड़े शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रेड हेरिंग क्या है। आप ध्यान दें, परिच्छेदों के ऊपर जो निर्देश रहता है, आप उस निर्देश को जरा पढ़िए। ये 2011 से, जब से सीसेट हो रहा है, 2011 से लेकर 2022 तक प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर में ये निर्देश सेम रहा है। मैं उसको एक बार पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित परिच्छेदों को पढ़िए और उनके नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इसके बाद वाला लाइन, इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होना चाहिए। ना हम लोग जीएस का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग कॉम्प्रहेंशन का एग्जाम दे रहे हैं। यानी ये जो निर्देश यूपीएससी ने लिख रखा है, आयोग ने जो ये निर्देश लिख रखा है कि इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होना चाहिए, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकलता है रेड हेरिंग का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले परीक्षाओं में, सीसेट में ABCD ऑप्शन है, बाकी कई परीक्षाएं हैं जिसमें कॉम्प्रहेंशंस आती हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट का आपने नाम सुना होगा, बैंकिंग हो गया, SSC हो गया, जितने एग्जाम जिसमें 4 ऑप्शन वाले जो एग्जाम होते हैं, उसमें अगर कॉम्प्रहेंशन के प्रश्न आते हैं तो ये केवल प्रश्नों का उत्तर उन परिच्छेदों पर आधारित होना चाहिए। यानी यदि किसी ऑप्शन में कोई ऐसी बात लिखी हो
जो सामान्य ज्ञान के तहत तो सही है, लेकिन उसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है, तो ऐसे ऑप्शंस को हम लोग रेड हेरिंग ऑप्शन कहते हैं। यदि रेड हेरिंग ऑप्शन की पहचान हो गई कि ये ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ है ये है तो सही सामान्य ज्ञान के आधार पर, लेकिन इसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है, तो ऐसे रेड हेरिंग ऑप्शन कम से कम उस प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तो मैं कक्षाओं में भी खासम खास ध्यान देता हूं रेड हेरिंग ऑप्शंस पर। विद्यार्थियों के ध्यान को हमेशा केंद्रित करने की कोशिश करता हूं रेड हेरिंग ऑप्शंस के तरफ कि आप इनसे बचिए, क्योंकि ये आपको दबाव में डालने के लिए परीक्षा केंद्र के अंदर समय सीमा के अंदर दबाव को बढ़ाने के लिए वो वहां पर दिया गया है। एक और चीज हमें जानना है कि ये मनोवैज्ञानिक स्थिति से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप सीसेट पेपर 2 को जब आप देते हैं उसके ठीक पहले सुबह को आपने जनरल स्टडीज पेपर 1 दिया था, यानी वो चीजें अभी भी दिमाग में घूम रही हैं। और परिच्छेदों में देखा गया है कि पिछले जब से सीसेट हो रहा है कुछ विषय वस्तु बड़े कॉमन हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन, खाद्य, हेल्थ, सेहत, ये सब जो जितने भी टॉपिक्स जो जनरल स्टडीज़ के तहत हम लोग कवर करते हैं, 90% परिच्छेद, 90% परिच्छेदों की विषय वस्तु इन्हीं टॉपिक्स पर होती हैं सीसेट के पेपर 2 में। तो इसलिए हमें ऐसे किसी ऑप्शन को मार्क नहीं करना है जो जीएस के अनुसार तो सही हो, लेकिन जिसकी चर्चा परिच्छेद में ना हुई हो। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी रेड हेरिंग की। रेड हेरिंग ऑप्शन को मैंने बड़े शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश किया। हालांकि मुझे कक्षाओं में 3 या 4 कक्षाएं लग जाती हैं खाली इसको दिखाकर समझाने के लिए। तो चूंकि ये कक्षा नहीं है कॉम्प्रहेंशन की, ये सिर्फ एक मूल्यांकन क्लास है संडे वाली परीक्षा की, तो रेड हेरिंग ऑप्शन के विषय में जो भी मैंने आपको कहा इसको थोड़ा दिमाग में रखें आप। और हम लोग आते हैं, मेरे पास सेट नंबर ए है। सेट नंबर ए का परिच्छेद नंबर 1, परिच्छेद नंबर 1 के नीचे सेट नंबर ए में परिच्छेद नंबर 1 के नीचे 2 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता है, और इसके नीचे 3 वाक्य लिखा हुआ है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मैं आपकी ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं परिच्छेद के तीसरे लाइन पर। वर्तमान उत्पादन मॉडल जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर है, ये वाला लाइन, और नीचे क्वेश्चन में वाक्य नंबर 1 यानी वाक्य 1 डायरेक्ट इन्फरेंस निकलता है उस लाइन से, उसके अगले वाला लाइन को पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि यह स्वरूप आधारणीय है क्योंकि ये संसाधन सीमित हैं, लिखा हुआ है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का वाक्य नंबर 2, संसाधनों की सीमित उपलब्धता, यानी 1 और 2 तो उत्तर होगा ही। 3 नंबर में लिखा हुआ है पुनर्चक्रण का प्रसार। आप इस परिच्छेद के 9वें लाइन पर आप कृपया आए। 9वें लाइन पर लिखा हुआ है कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण का प्रसार कर और सार्वजनिक परिवहन तथा आधारिक संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करना आरंभ कर दिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 नंबर में लिखा हुआ है पुनर्चक्रण का प्रसार, ये वजह नहीं है, ये एक निवारण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है कौन से कारण उत्पादन के स्वरूप में अधारणीयता, यानी कारण पूछ रहा है, और 3 नंबर पुनर्चक्रण एक सॉल्यूशन, एक निवारण के रूप में दिया हुआ है। साफ साफ इसका उत्तर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकसित देश विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक हो सकते हैं, किस तरीके से, यानी विकसित देश विकासशील देशों को किस तरीके से मदद करेगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। आप उसी 9वें लाइन से, कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण वाले लाइन से नीचे तक एक बार रीडिंग लगाते हैं। कुछ विकसित देशों ने पुनर्चक्रण का प्रसार कर और सार्वजनिक परिवहन तथा आधारिक संरचना में निवेश कर इनके अति दुष्प्रभावों को कम करना आरंभ कर दिया है, और उसके बाद लिखा हुआ है किंतु अधिकांश विकासशील देशों को परिष्कृत ऊर्जा स्रोत की ऊंची कीमतों और अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी 2 चीज़ों की बाधाएं हैं विकसित देशों के लिए। पहला परिच्छेद में लिखा हुआ है ऊंची कीमतों, और दूसरा अल्प उपलब्धता के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अंतिम लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। विकसित देशों को चाहिए कि
वे विकासशील देशों के धारणीय मानव विकास की ओर जाने में सहायक बने। यानी विकसित देशों ने जो भी किया है इस लाइन के पहले, उसी प्रारूप में हमें इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। वाक्य नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे वाक्य नंबर 1 को देखते हैं। कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर, बिल्कुल होगा उत्तर। नंबर 2, उनके सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए नाम मात्र ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर, यह भी बिल्कुल होगा, निवेश की बात हो रही है। 3 नंबर को देखिए, उन्हें अपने उत्पादन और उपभोग के स्वरूपों को बदलने के लिए प्रोत्साहित कर। ये तो खुद क्वेश्चन है कि उनको एनकरेज कैसे करें, उनको प्रोत्साहित कैसे करें, यही तो क्वेश्चन है। 3 नंबर तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2। ये परिच्छेद नंबर 1। आते हम लोग परिच्छेद नंबर 2 पर। परिच्छेद नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1, परिच्छेद नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार वनोन्मूलन और अनाच्छादन के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे। वनोन्मूलन और अनाच्छादन का परिणाम क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में वजह नहीं पूछा है, इसके वजह से क्या होगा पूछा है। इसका वजह नहीं पूछा है, इसके वजह से क्या होगा शब्द है वहां, इसके परिणाम क्या होंगे ना। परिच्छेद के अंदर में आप 6ठे लाइन पर कृपया आइए, 6th लाइन। भूशरण इस सीमा तक बढ़ जाएगा कि धीरे धीरे कृषि, जो हमारे लोगों का मुख्य आधार है, असंभव हो जाएगी। भूशरण के वजह से लिखा हुआ है साफ साफ। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का वाक्य नंबर 1, मृदा संसाधन का शरण, बिल्कुल उत्तर में आना चाहिए। और 2 नंबर में लिखा हुआ है आम आदमी के लिए जमीन की कमी। जमीन की कमी, ये बात सपोर्ट नहीं करता है, परिच्छेद में कहीं पर इसकी चर्चा नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन में आएगा नहीं। 2 नंबर, इस क्वेश्चन को बनाने के 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक, 2 नंबर में लिखा हुआ है आम आदमी के लिए जमीन की कमी। अगर हमें पता चल गई कि यह वाक्य बिल्कुल असत्य है, चूंकि इसकी पैसेज में कहीं पर चर्चा नहीं है, तो आप ध्यान से ऑप्शन को देखिए। 2 नंबर 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में, तो एलिमिनेट करके आराम से ऑप्शन नंबर सी निकल सकता है। लेकिन अगर बी में डाउट है, फिर भी 3 नंबर को जरा ऊपर पढ़ते हैं, कृषि के लिए जल की कमी। तो ये साफ साफ परिच्छेद के जिस लाइन को हमने पढ़ा था अभी, उसके 2 लाइन नीचे आप देखिए। मरु सदृश भूदृश्य अब गंगा सतलुज के मैदानों और दक्कन पठार समेत देश के अन्य भागों में अनेक स्थानों पर दिखाई देने लगे हैं। और अंतिम 2 लाइन परिच्छेद का, सिर्फ वर्षा ऋतु को छोड़कर सूखी सरिताएं और सूखे सोते और हरियाली से रिक्त भूरे मैदान दिखाई देते हैं। यानी 3 नंबर बिल्कुल उत्तर में आएगा, कृषि के लिए जल की कमी, यानी मृदा संसाधन का शरण तथा जल की कमी कृषि के लिए, डेजर्ट मरुभूमि के वजह से, जो परिच्छेद में जिसका उल्लेख है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर है। हम लोगों ने 2 परिच्छेद किया और इसके बाद सेक्शन बदल रहा है और अगला सेक्शन में 2 परिच्छेद हैं। परिच्छेद नंबर 1 जिसका पहला लाइन है जूते गांठने जैसे साधारण से काम के लिए, इस परिच्छेद पर आते हैं। आप अगर ये परिच्छेद को पढ़ते हैं तो इसके अंदर में योग्यता की बात करी गई है कि जो इंसान सड़क पे जूते सीता है, जूते बांधता है, जूते सीता है, तो हम लोग वैसे ही इंसान के पास जाते हैं जो अपने काम में योग्य है। पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण ये दिया हुआ था पहले 2 लाइन में। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है कि जब हम बीमार होते हैं तो एक प्रशिक्षित चिकित्सक के पास जाने की कोशिश करते हैं। वो चिकित्सक दिखने में सुंदर हो या ना हो, ये लिखी हुई है परिच्छेद में, उससे हमें मतलब नहीं है। जो चिकित्सा कर रहा है उसके अंदर वो दक्षता होनी चाहिए। और इन दोनों एग्जाम्पल के सहारे आप अंतिम 2 लाइन को पढ़िए, अंतिम 2 लाइन। तो क्या हमें इसकी तलाश नहीं होनी चाहिए कि हमें सबसे बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन मिले? यानी राजनीति में जो लोग वोट मांगते हैं और वोट लेने की दक्षता जानते हैं, परिच्छेद के अनुसार है, ये ज़रूरी नहीं है कि वे एक अच्छा प्रशासन दे सकें। यह लिखी हुई थी परिच्छेद के अंदर में। तो परिच्छेद के अनुसार, लेखक के अनुसार, बुद्धिमान और सबसे उत्तम व्यक्ति की सेवा और मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए प्रशासन में। क्वेश्चन का डायरेक्ट आप पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने के योग्य है, और क्वेश्चन कहता है कि सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है इनमें से कौन सा वाक्य लेखक के संदेश के रूप में। तो लेखक के संदेश के रूप में ए और बी, नंबर बी, राजनीतिकों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों में से
चुना जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों को प्रशासन में प्रशिक्षित लोगों, सिर्फ प्रशासन की बात ही राजनीति नहीं करती है, और भी बहुत सारे पहलू जुड़ी हुई है राजनीति से। यानी परिच्छेद में जो लेखक का विचार है वो सबसे सर्वोत्तम रूप से, ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़ें, हमें ऐसी कोई पद्धति सोच निकालने की जरूरत है जिससे सार्वजनिक पद से अयोग्यता को दूर रखा जा सके। ये डायरेक्ट इन्फेरेंस है। और चौथा वाला जो ऑप्शन है उसका कोई लॉजिक निकल के आता नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि चूंकि मतदाता अपने प्रशासकों को चुनते हैं इसलिए उनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ये तो लेखक तो इस बात की बिल्कुल विपरीत बात कर रहा था परिच्छेद में। ऑप्शन 4 का कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन सी डायरेक्ट ऑप्शन निकलता है परिच्छेद के अंतिम 2 लाइन से। परिच्छेद नंबर 2 पर आते हैं इस सेक्शन का, और परिच्छेद नंबर 2 में गरीबी रेखा, इस परिच्छेद के अनुसार, इस परिच्छेद के लेखक के अनुसार गरीबी रेखा को नापने मापने की जो पद्धति भारत में है वो गलत है। लेखक के अनुसार आपने परिच्छेद को पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखाता हूं। इसका डायरेक्ट इन्फेरेंस है परिच्छेद में, एक ही लाइन पर्याप्त है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। आप कृपया ऊपर से 6ठे लाइन पर आइए, 6th लाइन। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त कार्य क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। आप क्वेश्चन नंबर 12 में सीधे ऑप्शन नंबर डी को देखिए। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। डायरेक्ट ऑप्शन है। और जिस लाइन को हम लोगों ने पढ़ा है उसके पहले शुरुआत से एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। गरीबी रेखा नितांत असंतोषजनक हो जाती है जब यह समझने की बात आती है कि भारत में गरीबी की प्रसार कहां तक है। यह केवल, अब देखिए ध्यान दीजिए, एकदम साफ साफ इसका कारण दिया हुआ है कि क्यों विवादास्पद है। यह केवल इसलिए नहीं है कि इसकी परिभाषा बहुत ही संकीर्ण है कि गरीब कौन है और गरीब की गणना करने की क्रिया पद्धति विवादास्पद है, बल्कि यह इसके अंदर निहित अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत धारणा के कारण है। और वो धारणा क्या है? अगले लाइन में लिखी हुई है। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है, यानी यही कारण है उसके विवादास्पद होने का। क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट इन्फेरेंस है, डायरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर है। इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? अब देखिए यहां पर गरीबी रेखा के विषय में नहीं बात कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है। आप सीधे जिस लाइन को हम लोगों ने पढ़ा था उसी लाइन से पढ़ते हैं। यह गरीबी को अपर्याप्त आय या अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में समझने पर अनन्य रूप से निर्भर है। अगले लाइन ध्यान देंगे, इसे बेहतर रूप में आय निर्धनता कहकर वर्गीकृत किया जा सकता है यदि गरीबी अंतोगत्वा उन चीजों से वंचित होना है जो मनुष्य के सुख स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, तो आय निर्धनता इसका केवल एक पहलू है। साफ साफ लिखा हुआ है। उसके अगले लाइन को पढ़ते हैं, जीवन निर्धनता हमारे विचार में सिर्फ वह कंगाली की दशा में नहीं है जिसमें व्यक्ति वास्तव में रहता है, किंतु दूसरी तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है, जो सामाजिक बाधाओं और साथ ही साथ वैयक्तिक परिस्थितियों द्वारा प्रदन है। यानी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, यह अन्य सभी की उपेक्षा कर केवल एक प्रकार के वंचन की बात करती है। यानी जीवन की निर्धनता की बात नहीं करती है, यह सिर्फ आय निर्धनता की बात करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी को पढ़ते हैं, मानव जीवन में अन्य वंचनाओं का क्रय शक्ति की कमी से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह तो बिल्कुल विपरीत हो गया। और सी, आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। रेड हेरिंग ऑप्शन है, बदलता है कि नहीं बदलता है, परिच्छेद के अनुसार इस विषय वस्तु पर हमें ध्यान नहीं देना था। ऑप्शन नंबर डी, आय निर्धनता मानवीय विकल्प चयन को किसी खास समय पर आकर ही सीमित करती है। कितना भी सही लगे, रेड हेरिंग ऑप्शन है, इसकी चर्चा परिच्छेद में है नहीं। वैसे भी डायरेक्ट ऑप्शन उत्तर, उसका उत्तर जो था उस लाइन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो जो लाइन हम लोगों ने पढ़ा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जीवन निर्धनता सिर्फ कंगाली की दशा नहीं है,
लेकिन दूसरे तरह के जीवन के विकल्प चुनने के लिए वास्तविक अवसर के अभाव में भी है। तो ये दोनों पहलू आना चाहिए जीवन निर्धनता में। यानी क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर ए को पढ़ते हैं, मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से भी उत्पन्न होती हैं। सीधा यही उत्तर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। हालांकि बी अगर आप देखें सॉलिड रेड हेरिंग ऑप्शन है, चूंकि इसमें जो चीज़ की जिस विषय वस्तु का यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों की कंगाली की दशा, तो रेड हेरिंग ऑप्शन है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विषय वस्तु है नहीं परिच्छेद में। 3 नंबर में लिखा हुआ है विविध व्यक्तिगत परिस्थितियों में छूटे हुए अवसर, रेड हेरिंग ऑप्शन है। डी, मानव जीवन में वस्तुपरक साथ ही साथ अवस्तुपरक वंचनाएं, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रेड हेरिंग ऑप्शन है। वैसे भी वाक्य नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सपोर्ट करता है परिच्छेद जीवन निर्धनता के परिभाषा के तहत जो परिच्छेद में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों ने बनाया और इसके बाद सेट नंबर ए में अगला सेक्शन शुरू होता है पेज नंबर 14 से। यह सेक्शन नंबर 3 है। परिच्छेद, एक परिच्छेद है इसमें। इस परिच्छेद में आप क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 3 प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आप इसमें देखें वाक्य 1 में लिखी हुई है कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। चूंकि आपने परिच्छेद को पढ़ा है, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूं। यहां पर ये जो 21 नंबर के वाक्य नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है कृषि प्रौद्योगिकी का विकास। परिच्छेद में कृषि प्रौद्योगिकी का विकास नहीं, कृषि में प्रौद्योगिकी को लागू करना परिच्छेद का विषय वस्तु था। यानी ये भाषा ही गड़बड़ है, भाषा गलत है, घोर गड़बड़ है इस वाक्य की भाषा में। परिच्छेद में जो विषय वस्तु दिया गया है, तो वाक्य 1 को आपको हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाक्य नंबर 2, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है। अब आप देखिए इस परिच्छेद में 11वें लाइन पर आइए। 11th लाइन, प्लीज कम टू द 11th लाइन। 11वें लाइन में प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर वह लागू ना किया जाए। विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है। यह उतना ही लागू है, यह मतलब कौन सी बात? जो बात इस लाइन के पहले वाले लाइन में लिखा हुआ था, यानी प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं है अगर उसे लागू ना किया जाए, अगर उसे वह लागू ना किया जाए। और उसके बाद लिखा हुआ है यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर विकासशील देशों में उतना ही लागू है जितना यह आनुवांशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का वाक्य नंबर 2, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है, डायरेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले मैं आपको इस मूल्यांकन में यह दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 22 का जो वाक्य नंबर 2 है, वाक्य नंबर 2 में 2 चीजें लिखी हुई हैं। 2 चीजें हैं वाक्य नंबर 2 में। पहली चीज है विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है, इस बात की चर्चा परिच्छेद में है। लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं, इस बात की चर्चा परिच्छेद में कहीं नहीं है। तो वाक्य नंबर 2 को तो हटाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वाक्य नंबर 1 की सत्यता या मिथ्याता से इस क्वेश्चन का उपचार हो जाएगा। वाक्य नंबर 1 को पढ़ते हैं, गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बात परिवर्तन नहीं, लागू करने की आवश्यकता है। वहां पर क्या भाषा है, यहां पर क्या भाषा है? उसी लाइन को फिर से पढ़िए, प्रौद्योगिकी का कोई उपयोग नहीं अगर उसे लागू ना किया जाए। और यहां लिखा हुआ है गरीब देशों को अपने वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं। जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी को कृषि में लागू करने की बात परिच्छेद कह रहा है। विकासशील देशों को तकनीक में परिवर्तन करने की आवश्यकता, यह बात की चर्चा परिच्छेद में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 23 में डायरेक्ट इन्फेरेंस है, सुपर्ब रेड हेरिंग है, बहुत भयंकर रेड हेरिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 का वाक्य नंबर 2 को चेक करते हैं। वाक्य 2 शुरू हो रहा है कॉर्पोरेट कृषि, कॉर्पोरेट फार्मिंग,
इसकी चर्चा परिच्छेद में कहीं नहीं है, सॉलिड रेड हेरिंग ऑप्शन है, इसको तुरंत हटा दीजिए। बचा वाक्य वन की सत्यता या मिथ्यता का निर्धारण करते हैं। वाक्य वन में लिखा हुआ है भावी पीढ़ियों यानी आने वाली पीढ़ियां, भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो ये पूरे परिच्छेद के अनुसार विकसित देश तो कर रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी आने वाले समय में वाकई ये चीज सत्य होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इसमें वैसे भी 23 में वाक्य 2 को आपको हटाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप उस कॉर्पोरेट कृषि को हटा सके तो आपने परिच्छेद को पढ़ा है, तो इसलिए कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट कृषि की चर्चा परिच्छेद में कहीं है नहीं, तो उसको हटाने में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जहां तक हमने पढ़ा था उसके बाद वाला भी लाइन अगर आप एक बार पढ़ें, विकासशील विश्व में यह वर्तमान कृषि तकनीकों पर उतना ही लागू है जितना ही आनुवंशिक रूपांतरण में आई नवीनतम तरक्की पर लागू है। यानी विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी को कृषि में ठीक तरीके से लागू नहीं किया गया है लेखक के अनुसार। इसके अगले वाले लाइन में पढ़ते हैं, आज की श्रेष्ठतम कृषि प्रणालियों को अफ्रीका और एशिया के कम जोत वाले और निर्वाह के लिए कृषि करने वाले कृषकों तक ऐसे सरल मामलों में भी कि कितना और कब उर्वरक प्रयुक्त करना चाहिए पहुंचाया जाए, तो इससे मानवता के लिए अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगी। यानी चूंकि ऐसा हो नहीं पाया है, इसलिए इसको सुझाव के रूप में दिया गया है कि अगर ऐसा हो तो भला होगा। और उसके बाद इसी तरह बेहतर सड़कें और भंडारण सुविधाओं जैसी चीज़ें भी बढ़ेंगी, जिससे अधिशेष खाद्यान्न की बाजारों तक ढुलाई की जा सके और उनकी बर्बादी को कम किया जा सके। यानी आने वाले समय में अगर ये सब चीज़ें विकासशील देशों में नहीं होती हैं, तो खाद्य को उत्पन्न करना, खाद्यान्न को उत्पन्न करना चुनौतीपूर्ण बिल्कुल होगा। इसलिए भी क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम लोग इसी सेट में, और इस सेक्शन में सिर्फ एक परिच्छेद थी, लेकिन इसमें 3 प्रश्न थे। और अगला सेक्शन आपको मिलेगा सेट ए में पेज नंबर 18 पर, परिच्छेद नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वरण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, और इसका कारण पूछा गया है क्योंकि। तो आप इसको देखिए, ये मैं जब इसका मूल्यांकन कर रहा था 5 तारीख शाम को, तो मुझे ये प्रश्न कुछ सबसे आसान प्रश्नों में से दिखा इस वर्ष के इस पेपर में। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस आप समझ लो कि उठाकर छाप दिया गया है ऑप्शन के अंदर। वाक्य नंबर 1 में लिखा हुआ है, जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएंगे। ये बात देखिए, चौथे लाइन में डायरेक्ट लिखा हुआ है। चौथे लाइन को कृपया एक बार पढ़ते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो पर्यावरणीय प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। यानी वाक्य नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगर वाक्य नंबर 1 सही होगा तो नीचे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी तो कतई आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें वाक्य 1 है नहीं। बचा 3 ऑप्शन ए, सी और डी। वाक्य नंबर 2 को पढ़ते हैं, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, इसमें जिस लाइन को हमने पढ़ा है, उसमें जिस लाइन को हमने पढ़ा था वाक्य नंबर 1 की सत्यता को निर्धारित करने के लिए, उसी लाइन को पढ़ते हैं। इसकी परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, और वाक्य 2 चालू हो रहा है, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल गलत होगा। 2 नंबर ऑप्शन में आना नहीं चाहिए। अगर 2 नंबर ऑप्शन में नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी अपने आप निकल जाएगा। सीधा लॉजिक, समय बचाइए, आगे बढ़िए। आंसर तो यही निकल गया, लेकिन वेरीफाई करने के लिए वाक्य नंबर 3 को भी एक बार पढ़ लेते हैं। वाक्य नंबर 3 कहता है, पर्यावरणीय परिवर्तन को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन होगा। आप जिस लाइन को हमने पढ़ा था 1 नंबर और 2 नंबर के लिए, उसके ठीक अगले वाला लाइन को पढ़ते हैं। डायरेक्ट लिखा हुआ है, उत्तरजीविता की इस विफलता का उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में उन जीनोम को कहा जा सकता है जो भूवैज्ञानिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ है। यानी वाक्य नंबर 3, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा। बिल्कुल सत्य है। और 4 नंबर में लिखा हुआ है, प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है। इसके लिए आपको परिच्छेद के अंत में एक बार आना पड़ेगा। नीचे से, इसी कॉलम में नीचे से 10वां 11वें लाइन पर आइए।
जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है जिनके सामने उनका वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता है। और उसके बाद लिखा हुआ है इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं, विकास होता है, यही सत्य है, यही लिखा हुआ है। तो वाक्य नंबर 4, प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है, बिल्कुल सही होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। दूसरा लॉजिक, अगर वाक्य नंबर 2 की मिथ्यता को आपने निर्धारण कर लिया होता तो 5 तारीख को परीक्षा केंद्र में वाक्य नंबर 3 और 4 को पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, आप समय बचा सकते थे और उस बचे हुए समय में हो सकता है कोई मैथ्स या डीआई का क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप अटेम्प्ट कर जाते। तो ये कई सारी चीज़ें मैं कक्षा में बताता हूँ कि एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन ऑप्शन को उतने ही सक्रिय रूप से लेकर चलना है। और मेजर एक और बात मैं कक्षा में करता हूं कि आप किस ऑप्शन को अटेम्प्ट, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो लगभग 0.84 मार्क्स कट जाता है अगर हम अटेम्प्ट कर जाते हैं और ऑप्शन गलत हो जाती हैं तो मैं इस पर भी खासम खास ध्यान देता हूं कक्षाओं में कि एक प्रणाली है, जिस प्रणाली को हम लोग लागू करके कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस प्रणाली को जब आप इस क्वेश्चन में लागू करें तो आपको पता चल जाएगी कि परीक्षा केंद्र के अंदर में इस प्रश्न का अटेम्प्ट लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि हमेशा इस बात से आप भी यू विल अग्री विथ मी, आप अग्री करेंगे मेरे साथ जब मैं कहूं कि 0 इज़ बेटर देन -1, 0 -1 से बेहतर होता है। तो नेगेटिव मार्किंग से हमेशा बचें। यूपीएससी ऐसी हाई लेवल परीक्षा जो भारत में शीर्ष कोटि का परीक्षा है, इसमें किसी भी इंसान के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है, लेकिन उसमें से ही लोग निकल के आ रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में नौकरी पा रहे हैं। यानी वे क्या कर रहे हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी प्रणाली होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनाना जितना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को छोड़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम 10 प्रश्न सही कर रहे हैं और साथ में 10 प्रश्न गलत कर रहे हैं तो 10 प्रश्न की काबिलियत पर सेंध लग गया और उन 10 प्रश्नों का जो नेगेटिव मार्किंग है उसके वजह से मुझे जितनी नंबर आनी चाहिए थी उतना नहीं आया, तो उसको भी हमें उतने ही विस्तारित रूप से देखना चाहिए। खैर, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4 उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 नंबर, यह परिच्छेद यह सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं। तो अभी अभी जो लाइन पढ़े थे उसी लाइन को फिर से पढ़ते हैं। जीवों का जीवन उन पर्यावरणीय या जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है जिनके सामने उनका वंशानुक्रम उनको पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझता है। इसलिए देखिए लिखा हुआ इसलिए तथाकथित डार्विनवादी विकास सिद्धांत वास्तव में सिद्धांत है ही नहीं। यानी डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये चीज़ छपा हुआ है जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। आगे बाएं दाएं देखना ही नहीं है। आप नंबर बी को चेक करिए, विलोपन पर्यावरणीय और जैविक हमलों की क्रिया है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। वाक्य नंबर 1 में जो लिखा हुआ है सी में और डी में, इसकी चर्चा परिच्छेद में कहीं नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। परिच्छेद नंबर, इसी परिच्छेद में एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखी हुई है, इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। वाक्य नंबर 1, केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होगी। बिल्कुल सत्य होगा ना, बिल्कुल 100% सत्य होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 31 का वाक्य नंबर 1 को आप चेक करिए जो सत्य था। जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है वे विलुप्त हो जाएंगे, यह लिखा हुआ था परिच्छेद में। इसका हम लोगों ने साक्ष्य भी देखा था। परिच्छेद का चौथा लाइन, इसका परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगे जो पर्यावरणीय प्रतिकूलता से पार नहीं पा सकती। उत्तरजीविता की इस विफलता को उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में उन जीनोम को कहा जा सकता है जो भूवैज्ञानिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाओं को झेल पाने में असमर्थ है। यानी समर्थ रहेगा तब विलुप्त नहीं होगा, असमर्थ है तो विलुप्त हो जाएगा, यह परिच्छेद में लिखा गया है। यानी
क्वेश्चन नंबर 33 का वाक्य नंबर 1 बिल्कुल सत्य होगा। वाक्य नंबर 2 को पढ़ते हैं। पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में है। यहाँ लिखा हुआ है 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में, और वहाँ जो 90% 90% वाला वाक्य था उसकी विषय वस्तु बिल्कुल अलग थी। 90% परिच्छेद के बिल्कुल बीचों बीच आप देखिए, 90% से 90% से अधिक प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर थी अब विलुप्त हो चुकी हैं, यह लिखा हुआ है। और वहाँ क्या लिखा हुआ है? 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में है। बिल्कुल उल्टा कर दिया ना, विपरीत है। ऑप्शन वाक्य नंबर 2 बिल्कुल उत्तर में नहीं आएगा। वाक्य नंबर 3, डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। संभव ही नहीं है सभी प्राकृतिक घटना। परिच्छेद में सिर्फ एक चीज़ लिखा हुआ है, वो पर्यावरणीय और विक्षोभ के वजह से विलुप्त हो जाना जातियों का। इसमें यह कहना कि डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, बिल्कुल परिच्छेद से कोई संदर्भ है नहीं। सुपर सॉलिड रेड हेरिंग ऑप्शन है। इसका उत्तर केवल एक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इसी सेक्शन में परिच्छेद नंबर 2 को देखते हैं, और परिच्छेद नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? नंबर ए में लिखा हुआ है, लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने की राजी किया जाना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है मर्म को परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित करता है, और ये ऑप्शन कहता है कि लोगों को मुख्यतः अनाज आधारित आहारों को लेते रहना चाहिए। बिल्कुल गलत होगा परिच्छेद अगर आपने पढ़ा है। नंबर बी, आने वाले वर्षों में भारत को कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन क्षमता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। देखिए परिच्छेद के अंदर में, परिच्छेद का विषय वस्तु क्या था? छोटा सा परिच्छेद, इसका विषय वस्तु क्या था? पहला 7-8 लाइन जब आपने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि अनाज के लिए जल की आवश्यकता है, और अंतिम 4 लाइन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनें ऊर्जा पर चलती है और ऊर्जा के लिए भी जल की आवश्यकता है। ये तो मर्म में, जो परिच्छेद का मर्म होगा उसमें जल के विषय में बात होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये इधर उधर की बातें कर रहा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी कहता है, तीसरा ऑप्शन कहता है आधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास लोगों के सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार। कहां से आ गया ये सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार? तीनों ऑप्शन ऊपर से रेड हेरिंग ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर 4 को आप देखिए। डी कहता है आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है, तभी जाके अनाज, आहार और इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजों का निवारण हो सकता है परिच्छेद के अनुसार। सीधा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन इसका उत्तर है। परिच्छेद नंबर 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 को बनाया, और इसके बाद ये सेक्शन खत्म होता है। सेट नंबर ए में अगला सेक्शन, आप कृपया पेज नंबर 24 पर आए। सेट नंबर ए, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24, परिच्छेद नंबर 1। जब मैं मूल्यांकन कर रहा था तो मुझे लगा यह परिच्छेद भी, इनफैक्ट इस सेक्शन का दोनों परिच्छेद बहुत आसान परिच्छेदों में गिनती मैंने किया, और उसका मैं कारण आपको दिखाता हूं। मैं उसी को सबसे आसान कहता हूं जिसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें ऑप्शन में जो लिखी हुई है वही हूबहू परिच्छेद के किसी जगह छापी गई है, बस हमको देखकर मिला लेना है। वी जस्ट हैव टू appropriately put that option into the right place in the passage। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यह परिच्छेद इनमें से कौन से विचार पर आधारित है। आपने जब परिच्छेद को पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ है समय नहीं है लोगों के पास, और 1 2 3 4 5वें लाइन पर आइए, 5वां लाइन, वह अपने थोड़े से अवकाश समय को किसी गंभीर गतिविधि में लगाने में अत्यधिक कठिनाई महसूस करता है। वह मनन करना नहीं चाहता, या यदि वो चाहे तो भी कर नहीं पाता है। वह तलाश करता है पर आत्मा उन्नति की नहीं बल्कि मनोरंजन की। समय है ही नहीं तो आत्मा उन्नति के लिए नहीं, जो भी समय मिलता है वो मनोरंजन की तरफ जाता है। यह लिखा हुआ है परिच्छेद में। और परिच्छेद किस विचार पर आधारित है? तो ए में लिखा हुआ है मनुष्य को कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। श्रम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
इस पर तो आधारित है नहीं, चूंकि परिच्छेद के अंदर में समय की कमी के वजह से लोग आत्मा उन्नति नहीं कर पा रहे, इसका चर्चा किया गया था परिच्छेद में। बी को देखिए, हमारे योग की सबसे बड़ी बुराई अत्यधिक कार्य तनाव है। यही ऑप्शन उत्तर है, तनाव है, इसी वजह से हम लोग आध्यात्मिक परितोष हो, परिच्छेद में लिखा हुआ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, आध्यात्मिक परितोष हो या आत्मा उन्नति, इसके लिए हम लोग इसके पीछे भाग नहीं पाते। जो भी समय हमें मिलता है वो हम मनोरंजन करने में बिताते हैं। सी में लिखा हुआ है मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता। देखिए ए में लिखा हुआ है श्रम नहीं कर सकता, श्रम करना नहीं चाहिए, ए में लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है मनुष्य अच्छी तरह मनन नहीं कर सकता है, और डी में लिखा हुआ है आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता है। वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, परिच्छेद का विषय वस्तु नहीं था। परिच्छेद का विषय वस्तु है समय की कमी के वजह से हम लोग अपनी आत्मा उन्नति पर उतना समय, आध्यात्मिक परितोष पर अपना उतना समय देने में असक्षम है। क्वेश्चन नंबर 41 सीधा इजी उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लिखा हुआ है, कारण पूछ रहा है क्यों नहीं करता है। ए में लिखा हुआ है बौद्धिक रूप से सक्षम नहीं है। कहां परिच्छेद में लिखा हुआ है कि उसकी बौद्धिक क्षमता में कमजोरी है? बी उसका उत्तर है, उनके पास इसके लिए समय नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर क्वेश्चन नंबर 41, अगर क्वेश्चन नंबर 41 आपको क्लियर है कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर था 41 का, तो वहीं से डायरेक्ट इन्फ्रेंस लिख लेगा कि मनुष्य आत्मोन्नति इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके लिए, इसको करने के लिए मनुष्य के पास समय नहीं है। यह परिच्छेद में लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है भौतिकवाद ने भी भ्रमित कर दिया है। डी में लिखा हुआ है उसे मनोरंजन प्रिय है और वो मानसिक रूप से खाली है, इसकी चर्चा परिच्छेद में है ही नहीं, रेड हेरिंग ऑप्शन है। सीधा उत्तर ऑप्शन नंबर बी। परिच्छेद 1 क्वेश्चन नंबर 42 दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। परिच्छेद नंबर 2 इसी सेक्शन का के दूसरे परिच्छेद में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जब जनांकिकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होता है? डायरेक्ट ऑप्शन है, मैं छपा हुआ है परिच्छेद में, आपको दिखाता हूं। तीसरे लाइन पर आप कृपया आए, तीसरी लाइन को एक बार पढ़ते हैं। जनांकिकीय लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है जिसका विलोमतः अर्थ है कि अति युवा और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। यह लिखा हुआ है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जब जनांकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या होता है, क्या अवश्य घटित होता है। 1 में लिखा हुआ है निरक्षर लोगों की संख्या घटेगी, परिच्छेद में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। और जो लाइन मैंने पढ़ा था उसको आप मिलाइए वाक्य नंबर 2 के साथ, अति वृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घटेगा, तो 2 नंबर तो उत्तर में आएगा ही। एक बार 3 नंबर को देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर शीघ्र स्थिर हो जाएगी, इसकी चर्चा परिच्छेद में है नहीं। सीधा क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा परिच्छेद नंबर 1 और परिच्छेद नंबर 2 इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 41, 42, 43 ये 3 प्रश्न बहुत आसान प्रश्न थे, और मैं इनको आसान इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इनका उत्तर जो भी था वो साफ साफ परिच्छेद में लाइन में लिखा हुआ था, उसको बस हमें मिलाकर उत्तर का लॉजिक निकालना था। अगले परिच्छेद पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 परिच्छेद नंबर 2 में एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग देखते हैं कि इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है। परिच्छेद के संदर्भ में इनमें से किसको हम लोग अनुमानित कर सकते हैं, यह क्वेश्चन ने पूछा है हमें। वाक्य नंबर 1 को पढ़ते हैं। जनांकीय लाभांश किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। आपको मैं बताऊं कि यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लाइन हमने पढ़ा था उसके बाद आयरलैंड और चाइना, चीन वाला लाइन को पढ़ते हैं, उसी के बाद वाला लाइन। आयरलैंड और चीन के अनुभव से हम जानते हैं कि यह मतलब जनांकीय लाभांश ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक समृद्धि का इंजन हो सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है, यानी आर्थिक समृद्धि के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 44 का 1 बिल्कुल उत्तर में आएगा। और 2 नंबर शुरू हो रहा है उच्च शिक्षा की उन्नति, इसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है। आपको मैं बताऊं कि अंतिम लाइन में लिखा हुआ है तथापि जनांकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु जनसंख्या की गुणता पर निर्भर होते हैं, और इसका निहितार्थ है कि शिक्षा,
इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के विषय में जनाकांक्षीय लाभांश से जो आर्थिक समृद्धि आ सकती है, उसके परिणाम स्वरूप शिक्षा में उन्नति और बाकी उन्नतियों की बात लिखी हुई है। लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 44 के वाक्य 2 में लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए अनिवार्य दशा है। परिच्छेद में उच्च शिक्षा आर्थिक समृद्धि को नहीं बढ़ाएगा। परिच्छेद के अनुसार उच्च शिक्षा आर्थिक समृद्धि को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि जनाकांक्षीय लाभांश आर्थिक समृद्धि को बढ़ाएगा। घुमा कर लिख दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया इसको। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल रेड हेरिंग ऑप्शन है, जिसकी परिच्छेद के साथ कोई चर्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 केवल 1, अर्थात पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। मेरे ख्याल से ये सेक्शन यहीं पे खत्म होता है और अगला सेक्शन आपको मिलेगा सेट ए में, पेज नंबर 30 में, पेज नंबर 30 में क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के अंतर्निहित स्वर को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? आप पहला ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं, केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है। आप देखिए इसका 1, 2, 3, 4, 5वें लाइन पर आप आए। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए, यानी खुश रहने के लिए भी शिक्षा की जरूरत है। नंबर ए में लिखा हुआ है, केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। और उसी लाइन के अगले वाला लाइन पढ़ते हैं, और आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपादेयता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। यानी फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होनी चाहिए। वाक्य नंबर ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। बी को देखते हैं, नंबर बी, सभी आर्थिक विकास का लक्ष्य फुर्सत का निर्माण होना चाहिए। रेड हेरिंग ऑप्शन है। यहां क्या लिखा हुआ है, इसकी चर्चा परिच्छेद में है नहीं। 3 नंबर, किसी देश की शिक्षित जनसंख्या में वृद्धि इसके लोगों को उनमें खुशी की वृद्धि की ओर ले जाता है। रेड हेरिंग ऑप्शन है। इस जो बात यहां लिखी है इसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है। नंबर डी, मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इससे फुर्सत में जीने वाली बड़ी जनसंख्या का सृजन हो। या सृजन की बात कर रहा है, बिल्कुल रेड हेरिंग ऑप्शन है। यहां क्या लिखा हुआ है, वहां क्या लिखा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन ए, 51 का ए आपका उत्तर है। परिच्छेद नंबर 2, इसी सेक्शन का परिच्छेद नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर, इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कौन गलत कौन सही करते हुए हमको वर्गीकृत करते हुए चलना है। उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वयस्कों के लिए उपहारों से रोमांचित महसूस करना संभव नहीं है। परिच्छेद जब आपने पढ़ा था, इसमें रोमांचित महसूस करना, उपहार लेते समय वयस्क, बच्चे नहीं वयस्क, रोमांचित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, संभव होगा या नहीं होगा, इसके विषय में बात नहीं था। वहां सिर्फ इतना यह लिखा हुआ था कि चूंकि बच्चे भविष्य की या भूतकाल की नहीं सोचते हैं, इसलिए सीधे उपहार लेकर आनंदमय हो जाते हैं। लेकिन वयस्क जो हैं, आप नीचे से चौथे लाइन पर आइए, संभवतः हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित, अत्यधिक संशयी हैं। शायद हमारी कुछ परेशानियां घट जाएं अगर हम उनके विषय में कम सोचें। यह लिखा हुआ था। यह कारण आनी चाहिए कि वयस्क क्यों उपहार लेते समय रोमांचित महसूस नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार आप वाक्य नंबर बी को चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी, उपहारों से वयस्क में के कम रोमांचित महसूस करने से एक से अधिक कारण हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक से अधिक कारण है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है और परिच्छेद में लेखक कह रहा है कि हम लोगों को कम सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं, लेखक को यह पता नहीं है कि वयस्क उपहारों से कम रोमांचित क्यों महसूस करते हैं। बिल्कुल पता है, उसका कारण भी लेखक दे रहे हैं कि वयस्क क्यों रोमांचित महसूस नहीं करते। तो सी में यह कहना कि लेखक को यह पता ही नहीं है, बिल्कुल गलत होगा कि नहीं होगा। और नंबर डी, वयस्कों में प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद, यहां प्रेम करने की बात हो रही है, रेड हेरिंग ऑप्शन है। परिच्छेद का विषय वस्तु सिर्फ उपहार के विषय में बात कर रहा था पैसेज। परिच्छेद में कहीं भी प्रेम करने या प्रेम किए जाने के आनंद को महसूस करने की विषय वस्तु थी नहीं परिच्छेद की। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 51 और 52 था इस सेक्शन में, और क्वेश्चन नंबर 53 53 को चेक करते हैं। 53, इस परिच्छेद का लेखक किसके विरुद्ध है? इनमें से किसके विरुद्ध है परिच्छेद? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि किसको सपोर्ट कर रहा है, लेखक किसके विरुद्ध है। ए को पढ़ते हैं, अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना, डायरेक्ट ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 52 का भी इसके साथ रिश्ता है। यही तो परिच्छेद में लेखक कह रहे हैं कि हम लोग कम सोचें, यानी वो किसके विरुद्ध है? अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करने के विरुद्ध है। बिल्कुल सही उत्तर होगा। हालांकि नंबर बी को देखते हैं, उपहारों के बारे में सोचने की आदत के वशीभूत होना, इसके विषय में तो परिच्छेद में लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है नई चीजों से रोमांचित ना होना, वयस्क नहीं होते, इसकी भी चर्चा परिच्छेद में है। और डी में लिखा हुआ है केवल आंशिक रूप में आनंद देना या प्राप्त करना, बिल्कुल सही बात है, वयस्क आंशिक रूप से होते हैं, बच्चे पूरी तरह होते हैं, इसकी भी चर्चा परिच्छेद में, इसको सपोर्ट कर रहा है लेखक। यानी लेखक किसके विरुद्ध है? कम सोचें, अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना के विरुद्ध में परिच्छेद में लिखा हुआ है कि हम लोग कम सोचें तो बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 53 का पहला ऑप्शन अर्थात ए, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। यह सेक्शन यहां पे खत्म हो रहा है और सेट नंबर ए का अगला सेक्शन पेज नंबर 36 परीक्षण पुस्तिका पेज नंबर 36 में शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 और 62 एक परिच्छेद 1 पर दो सवालें आधारित हैं। क्वेश्चन 61 और 62। क्वेश्चन नंबर 61 को पढ़ते हैं। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से क्या उपलक्षित है? नंबर ए, अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते हैं। परिच्छेद का पहला लाइन पढ़ते हैं, अधिकांश लोग जो अपने जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं। यहां लिखा हुआ है अधिकांश लोग जो अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, यह लिखा हुआ है। और 61 के ए में क्या लिखा हुआ है? अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित नहीं करते। अरे करते नहीं करते बिल्कुल अलग बात है, वहां क्या लिखा हुआ था? ए बिल्कुल उत्तर नहीं होगा। नंबर बी में लिखा हुआ है अधिकांश लोग अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में कभी असफल नहीं रहते। असफल तो रहते हैं, साफ साफ उसी लाइन में लिखा हुआ है जो लोग असफल रहते हैं, यानी असफल तो रहते हैं, यानी यह कहना कि कभी असफल नहीं रहते 100% गलत होगा। नंबर सी, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जरूरतों के लिए धन संचित करने में असफल रह जाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर होगा उसी लाइन के आधार पर। और नंबर डी को देखिए, धन संचित करने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है या नहीं है, रेड हेरिंग ऑप्शन है, इसकी चर्चा परिच्छेद में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर होगा। और 62 बहुत आसान सवाल है। 62 परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है पूछा है, और परिच्छेद का मुख्य विचार के लिए मैं आपके ध्यान को केंद्रित करूंगा अंतिम दो लाइन में। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है। 62 का ए को पढ़िए, लोगों को दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा उत्तर? अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है तो इस परीक्षा में क्या बनेगा? डायरेक्ट इन्फरेंस लिखा हुआ है, छपा हुआ है। नंबर बी को देखते हैं, लोगों को यथासंभव अधिकाधिक धन संचित करना चाहिए। अधिकाधिक धन संचित करना चाहिए कि नहीं चाहिए? रेड हेरिंग ऑप्शन है। नंबर सी, लोगों को ना तो राय देनी चाहिए ना ही लेनी चाहिए। ना देनी चाहिए, रेड हेरिंग ऑप्शन है, इस पर चर्चा नहीं था। दृष्टिकोण समझिए, परिच्छेद का दृष्टिकोण था कि जब आप किसी निर्णय पर पहुंचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तब किसी उपक्रम में सफल नहीं हो सकते। यह लिखा हुआ है परिच्छेद में। तो इसके अनुसार सी, लोगों को राय नहीं देना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है। और डी, लोग किसी भी उपक्रम में सफल हो जाएंगे अगर वे कोई भी राय बिल्कुल ना ले। बिल्कुल नहीं लेने की बात नहीं किया गया है, ये नहीं लेना के विषय में लेखक नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं लो, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 डायरेक्ट ऑप्शन, परिच्छेद के अंतिम दो लाइनों के आधार पर 62 में आपको ऑप्शन नंबर ए की सत्यता पर थोड़ी सी भी डाउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 पहला ऑप्शन अर्थात ऑप्शन ए आपका उत्तर है। परिच्छेद नंबर 2 3 या 4 लाइन है, 3 या 4 लाइन का परिच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़ते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1, परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों के स्रोत है। आपको मैं दिखाता हूं, यह बिल्कुल सही उत्तर है, यह बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें देखिए, अंतिम लाइन को देखिए, परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। एक बार इस लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं, 2-3 लाइन का परिच्छेद है।
सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। सामाजिक व्यवस्था सभी अधिकारों का आधार है, पहला लाइन। दूसरा लाइन, तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता है और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। यानी यह अधिकार किस पर आधारित होना चाहिए? परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। यानी परिपाटियां मनुष्य के अधिकारों का स्रोत है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट इन्फ्रेंस है। 1 नंबर बिल्कुल उत्तर में आएगा। 2 नंबर को पढ़ते हैं। मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। सही बात है, सामाजिक व्यवस्था एक पवित्र अधिकार है जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है। तथापि यह अधिकार प्रकृति से नहीं आता और इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। यानी मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जाएगा जब एक सामाजिक व्यवस्था हो। 1 भी 1 2 दोनों उत्तर इसका सही होगा। 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। 63 का तीसरा ऑप्शन नंबर सी। और ये परिच्छेद यहीं पे खत्म हो रहा है, सेक्शन मेरे ख्याल से, हाँ जी। और हम लोग अगले सेक्शन पर आते हैं। सेट नंबर ए में अगला सेक्शन पेज नंबर 40 में शुरू हो रहा है। पेज नंबर 40, परिच्छेद नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 71 और 72। परिच्छेद नंबर 1 पर आधारित 2 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 71 को पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा यह है कि, अनुसंधान के विषय में लेखक की पूर्व धारणा क्या है, यह क्वेश्चन हमें पूछता है। आपको मैं यह दिखाऊं, परिच्छेद के अंदर में आप देखिए डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5वें लाइन के अंत में आइए। 5वें लाइन के अंत में आप मेरे साथ एक बार पढ़ें इसे। यह जितना भी मूर्खतापूर्ण और महत्वहीन लगे, अनुसंधानकर्ताओं का श्रम जितना भी यांत्रिक और अबौद्धिक हो, एक ऐसा मौका हमेशा ही रहता है कि प्रतिभा के अन्वेषक के लिए उसका परिणाम महत्व का हो, जो प्रेरणाहीन किंतु मेहनती अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को एकत्र इस्तेमाल कर सके। यानी जो मेहनती अनुसंधानकर्ताएं हैं उनके लिए कोई भी डेटा हो, उनके लिए सभी डेटा का कुछ ना कुछ मूल्य जरूर होगा। वो कितना भी मूर्खतापूर्ण लगे, वो कितना भी असंवैधानिक लगे, अगर अनुसंधानकर्ता मेहनती है तो परिच्छेद के अनुसार उसके लिए तथ्य हमेशा मूल्यवान होगा ही। अब इस लाइन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 71 में ऑप्शन ए को पढ़ते हैं। यह कभी भी बहुत मूल्यवान नहीं होता है, कभी भी मूल्यवान नहीं होता है। बिल्कुल गलत होगा कि नहीं होगा? नंबर बी, यह कभी कभी बहुत मूल्यवान होता है, यह भी गलत है। किसके लिए कभी कभी मूल्यवान होता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। नंबर सी, यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता है। मुद्दा यहां पर है, कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बगैर नहीं होता है। यानी कितना भी मूर्खतापूर्ण हो, उसमें कुछ ना कुछ मूल्य मेहनती अनुसंधानकर्ता बिल्कुल खोज के निकाल लेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? वैज्ञानिक अनुसंधान के विषय में लेखक की पूर्व धारणा इनमें से कौन सी है? और नंबर डी में लिखा हुआ है ये हमेशा ही बहुत मूल्यवान होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। हालांकि इसको भी बनाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब इसका मूल्यांकन कर रहा था संडे को, तो मुझे ये परिच्छेद नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 71 भी बिल्कुल लगा कि अटेम्प्ट करने लायक है। क्वेश्चन नंबर 72 को चेक करते हैं। लेखक के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए बहुत से अनुसंधान परिणाम महत्व के नहीं हो सकते हैं, लिखा हुआ है नहीं हो सकते हैं। बी में लिखा हुआ है किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही महत्व का होता है, हमेशा महत्व का होता है। सी को आप देखिए, किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। ए में लिखा हुआ है नहीं हो सकता है, बी में लिखा हुआ है हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सी में लिखा हुआ है हो सकता है। तो वहां पर क्या, उसी लाइन में मेहनती अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने लिए एकत्रित तथ्यों को किसी सारभूत सामान्यीकरण के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सके। यानी वे तत्व अनुसंधान के वे तत्व कितना भी मूर्खतापूर्ण लगे, मेहनती अनुसंधानकर्ताओं के लिए वो परिणाम महत्व का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर सी। हालांकि एक बार आप चौथे ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लेते हैं
किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम हमेशा ही कुछ महत्व का होना चाहिए। रेड हेरिंग ऑप्शन है, हमेशा ही महत्व का होना चाहिए नहीं लिखा हुआ है। वहां पर सिर्फ हमें देखना है कि किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए परिणाम महत्व का नहीं हो सकता है, हमेशा होगा, कि होना चाहिए, कि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है, जो 4 लाइन हम लोगों ने पढ़ा परिच्छेद के बिल्कुल बीचों बीच। क्वेश्चन नंबर 72 तीसरा ऑप्शन अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। परिच्छेद नंबर 2, परिच्छेद नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 73 इस सेट का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक, तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों और नहरों का निर्माण करना। नंबर बी, फसल लेने के स्वरूपों और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना। सी, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना। और डी, बांधों और जलभरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार वफर रखना। परिच्छेद में देखिए पहला 4 लाइन में लिखा हुआ है, बाढ़ और सूखे की वजह से नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण बिंदु वह है कि भारत में 130 दिनों के दौरान अत्यधिक जल प्राप्त होता है और शेष 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है। यानी जल का जो अवेलेबिलिटी है वो कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत कम है। यानी औसतन हमें सेम मात्रा में जल मिलता नहीं है, जिसका गलत प्रभाव पड़ता है किस पर? बाढ़ और सूखे की समस्याओं पर। अब ये लिखने के बाद अंतिम लाइन को आप पढ़िए, जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह प्रबंधित और विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर पूरे साल जल का उपभोग बना रहे। और क्वेश्चन कह रहा है कि समाधान, टिकाऊ समाधान, देखिए टिकाऊ शब्द का प्रयोग है क्वेश्चन के अंदर में, कि इनमें से कौन सा टिकाऊ समाधान है। तो भैया टिकाऊ समाधान के लिए आप किस ऑप्शन को लेंगे? ए में 2 बातें लिखी हुई हैं, ध्यान दें, 2 समाधान है ए में। पहला समाधान है पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों, सही बात है, मान सकते हैं, भंडारण टंकियों को रखा जाए। लेकिन इसका जो दूसरा वाला भाग है, नहरों का निर्माण करना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा और हर जगह पर संभव नहीं होगा, तो ये टिकाऊ नहीं है। खैर, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा तो यही उत्तर होगा बिल्कुल। लेकिन बी को पढ़ लेते हैं। बी में लिखा हुआ है, फसल लेने के स्वरूपों और कृषि प्रथाओं के बदलाव। अरे बाबा, पानी का भंडारण करना है यार, जल उपलब्धता। इसमें बी में फसल की बात कर रहा है, कृषि प्रथाओं की बात कर रहा है, रेड हेरिंग ऑप्शन है। नंबर सी, पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ देंगे। कैसे जोड़ोगे नदियों को यार? कैसे जोड़ सकते हो? जहां जहां पॉपुलेशन है कैसे हटाओगे? बेकार ऑप्शन है, टिकाऊ नहीं है, टिकाऊ ऑप्शन नहीं है। डी को पढ़ते हैं, बांधों और जल भरों के लिए जल का सुरक्षित भंडार रखना। यही उत्तर होगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट समाधान है कि यदि भारत में 120 दिन वर्षा होती है और बाकी 245 दिन वर्षा नहीं होती है, तो पूरे वर्ष जल का उपभोग करने के लिए सबसे टिकाऊ समाधान ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं? बांध और जल भरों के जरिए जल का सुरक्षित भंडार का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन आपका उत्तर होना चाहिए। अब मैं आपको फिर ये याद दिला दूं कि इस सेट नंबर ए का जो मैंने मूल्यांकन किया, ये कक्षा नहीं थी, ये एक मूल्यांकन सेशन था। इसलिए मैंने परिच्छेदों को पढ़ा भी नहीं। जब मैं कक्षा करता हूं संस्कृति आईएएस में, जब मैं भौतिक रूप से कक्षा करता हूं विद्यार्थियों के सामने क्लासरूम के अंदर, तो मैं प्रत्येक परिच्छेद के प्रत्येक लाइन को भी पढ़ता हूं और पहले समय नहीं देखता हूं, और उसके बाद मैं समय मैनेजमेंट कि प्रत्येक परिच्छेद को 1.5 मिनट में, ये मानते हुए कि 25 परिच्छेद रहेंगे, मैं सीधे कहता हूं कि इस बार नहीं थे लेकिन पिछले साल तो था, हो सकता है अगले साल रहे। Nobody can guarantee anything taking UPSC into mind, because UPSC is always a bag of surprise. Every year
it comes out with a new surprise or some kind of a set of a surprise. So you can never guarantee anything with this exam. तो कक्षाओं में अगर मैं कहता हूं कि 25 परिच्छेदें रहेंगी, तो 2022 में 5 तारीख को 12 या 13 ही परिच्छेद थी, लेकिन मेरा यह कहना है कि 25 परिच्छेदों को अगर डेढ़ मिनट में बनाने की प्रक्रिया को प्रैक्टिस करके हम लोग परीक्षा केंद्र में जाएं, तो 25 से नीचे भी अगर आता है, कम से कम समय सीमा के अंदर में कार्य करने की शैली तो हमारे पास रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, रेड हेरिंग ऑप्शन के विषय में मैं कक्षा में 3 या 4 कक्षाएं मुझे लगती हैं रेड हेरिंग ऑप्शन को विस्तार रूप से विभिन्न वर्षों के यूपीएससी के सीसेट पेपर 2 को दिखाकर रेड हेरिंग का मूल्यांकन करने में मुझे 3 से 4 कक्षाएं लगती हैं। तो ये कक्षा का सेशन तो था नहीं, ये यहाँ पर हम लोग सिर्फ मूल्यांकन कर रहे थे संडे के कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस का यूपीएससी का। तो इसी वजह से एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया वो सिर्फ परिच्छेद के उन लाइनों पर मैंने आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए केंद्रित करने के लिए कहा, और पूरा परिच्छेद को मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये क्लास सिर्फ हमारा मूल्यांकन का क्लास था। लेकिन अगर आप कक्षा में रहते तो इसको मतलब प्रत्येक लाइन को मैं पढ़ के समझाने की स्थिति में रहता। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड इफ यू फाइंड टाइम प्लीज कम एंड मीट मी sometime, whether electronically or physically, that should be great. Best of luck guys, thanks a lot.